9 जनवरी 1831 ईस्वी को फातिमा शेख का जन्म हुआ था। वही फातिमा शेख जिन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को प्रथम बालिका विद्यालय खोलने के लिए मुफ्त में अपनी जमीन दी थी और उनके आंदोलन में सहयोगी बनी थी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जिन्होंने भारतीय महिलाओं के शिक्षा के लिए अहम योगदान दिया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को तो आज के समय में लोग जान रहे हैं कि उन्होंने क्या योगदान दिया समाज के लिए, लेकिन फातिमा शेख के बारे में उतना लोग नहीं जान रहे। तो हम चाहेंगे कि आप फातिमा शेख का जो योगदान था सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के आंदोलन में, वो हमें बताएं हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है आज तक किसी इंटरव्यू में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इतिहास को उठाइएगा तो देखिएगा, जिक्र सबका होता है, फातिमा शेख का जिक्र नहीं होता। ये दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? वो औरत जिस वक्त शिक्षा का नाम नहीं था, आज शिक्षा की बात हमारे इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में भी होता है। वो शिक्षा को लेके लोग इलेक्शन जीतते हैं, भले शिक्षा नहीं मिलती है लोग, लेकिन इलेक्शन जीत रहे हैं। उस 175 साल पहले फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले से जुड़ी, उनका एक स्कूल चलता था जो मुझे लगता है भारत का पहला स्कूल था, बालिका स्कूल। वो होता क्या था कि उस स्कूल में जब भी सावित्रीबाई फुले नहीं आ पाती थी किसी कारणवश तो फातिमा शेख वहाँ जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। उस दौरान सावित्री फुले और फातिमा शेख को जो संघर्ष का सामना करना पड़ा था, क्योंकि संघर्ष क्या था यहाँ पे? संघर्ष ये नहीं था कि उनको समाज सपोर्ट कर रहा था, संघर्ष यही था कि समाज ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्लस घर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई महिला आज पढ़ने की बात करती है कि मुझे पढ़ना है, तो लगता है बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है, क्योंकि अब कानून है, समाज अवेयर हो रहा है। लेकिन उस जमाने में फातिमा शेख जैसी महिला में कितना दम रहा होगा कि वो दम लगा के शिक्षा को आगे बढ़ाई। मगर 175 साल बाद भी इतिहास के पन्नों में फातिमा शेख का नाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया है कि कम से कम फातिमा शेख एक इंसान थी, एक महिला थी, एक संघर्ष थी, एक क्रांतिकारी थी। इसका जिक्र तो आज हम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय में, उस दौर में वो कौन लोग थे जो महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा के लिए रोकते थे कि उन्हें विद्या प्राप्त नहीं करना है, ये धर्म का आदेश है? इसके बारे में बताएं। ये वही लोग थे जो आज भी हैं। ये वही लोग थे जिनके दिमाग में ये बात है कि अगर शिक्षा मिल गया तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा। ये अगर शिक्षा मिल गया तो जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाएगा, क्योंकि गलत हो रहा है इसके ऊपर आवाज वो लोग नहीं उठाते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि ये गलत है कि सही है। जैसे अगर दारू पी के आके कोई व्यक्ति अपनी बीवी को मारता है, कई बार जो पढ़े लिखे नहीं है उनको लगता है कि ये उनका राइट है और ये महिलाओं का ड्यूटी है। राइट और ड्यूटी दोनों है कि वो मार खा रही, चली पति है, पति पितृसत्तात्मक समाज में पति हमेशा ऊपर होता है या फिर पुरुष हमेशा ऊपर होता है। तो ये लड़ाई कितनी बड़ी रही होगी आप इससे अंदाजा लगाइए। और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबाई फुले जिन्होंने जो लड़ा होगा, ये लड़ाई उस वक्त की लड़ाई और आज की लड़ाई में कितना बड़ा एक समझिए तो ये चला आ रहा है। क्योंकि मैंने स्वदेश फिल्म देखा है शाहरुख खान का, उसमें एक चीज कही गई थी कि जाति ऐसी है, जाति है जो कभी नहीं जाती है, ये कभी नहीं जाती है। तो इसकी लड़ाई हमें जारी रख रहे हैं हम लोग। एक और सवाल, ये फातिमा शेख जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, और आज के समय में कहें या उन समय में तो तथाकथित जो हिंदू धर्म है उसके अंतर्गत आते थे, लेकिन उन्हें अपने ही धर्म के लोग उनका शोषण करते थे, उनसे भेदभाव करते थे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने लोगों को शिक्षा से नहीं रोकते थे कि उनको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। लेकिन क्या कारण रहा होगा कि उसी धर्म में रहने वाले लोगों को, उसी धर्म के लोगों ने यह कहकर शिक्षा से रोका, विद्या प्राप्त करने से रोका, यह धर्म का आदेश है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि धर्म का आदेश है। वो जो धर्म का जो ठेकेदारी जो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं मानती हूँ कि धर्म का ठेकेदार सब लोग हैं कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा, क्योंकि उनको डर है, हर शूद्र से डर है उनको कि जिस दिन ये शिक्षा प्राप्त कर लेगा ये वो बाधा तोड़ देगा और ये बाधा तोड़ के
जहाँ पे ये कहा जाता था कि 36 फीट दूर रहना है, वो दूरी बंद कर देगा। तो उसको डर है, और यही डर की वजह से वो हमेशा डर बना के रखता है कि ये धर्म का आदेश है। मैं मुस्लिम समुदाय में देखती हूँ, कई बार मैं गई हूँ बहुत सारे इलाकों में बच्चों के लिए जब काम करती हूँ, तो उनको ये लगता है कि लड़की अगर लड़का पढ़ने जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लड़की पढ़ने जाती है इस पर अगर चर्चा करो तो थोड़ा डर जाते हैं। मगर फिर भी अगर वहाँ शिक्षा का अलग फातिमा शेख का एग्जाम्पल दिया जाए, जो कि इतिहास के पन्नों में बंद है, अगर फातिमा शेख का एग्जाम्पल दिया जाए तो मुझे लगता है डर कुछ कमेगा लोगों के अंदर, जो डर ये जो ठेकेदार लोग हैं बना के रखा है जिन्होंने। एक और आखिरी सवाल, यहाँ पर विद्या की दाता भी कहा जा रहा है सावित्रीबाई फुले को, लेकिन हमारे समाज में ये परसेप्शन है कि वो विद्या की देवी नहीं है, विद्या का दाता तो कोई और है जिनका पूजा करते हैं लोग, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं एक चीज मैं कहूंगी इसमें, विद्या का दाता वो है जो दिख रहा है, सावित्रीबाई फुले दिख रही है हमको, फातिमा शेख दिख रही है, जो दिख नहीं रहा, जो इमेजिनेशन है। मैंने कहा ना कि इंसान को डराने का भारत में सबसे अच्छा तरीका है उसको अंधविश्वास की तरफ धकेल दो। तो अंधविश्वास की तरफ धकेलने के लिए एक अच्छा इमेजिनेशन बना दिया गया, वो बनाया जो हमने देखा नहीं, जिन्हें हमने महसूस नहीं किया, जिन्हें महसूस किया अगर उनका एग्जाम्पल देने लगे तो फिर वही बात है, डर कैसे बना के रखना। डर बनाने के लिए भ्रम में डालना बहुत जरूरी है। तो भ्रम जो है बहुत बड़ी चीज है भारत देश में, तो भ्रम एक टूल है यहाँ पे यूज करने के लिए। एक बात तो ये समझ में आता है कि जो शूद्र थे उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको दूर रखते थे, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, लेकिन महिलाओं को क्यों रोका गया? महिला क्यों नहीं पढ़ सकती? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। महिलाओं को, क्योंकि पुराने जब इतिहास में जब शुरू हुई पुरान कालों में, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है, आपने देखिएगा कि महिलाओं का एक कैटेगरी हो गया है कि आपका काम सिर्फ सीधा दिमाग में था। ये बात जरूर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा, सॉरी मैं फिर से कहूँगी। औरत का काम सिर्फ एक हुआ करता था, बच्चे पैदा करना, उसका दूसरा कोई काम नहीं, बच्चे पैदा करना। अब बच्चे पैदा करने के क्रम में जो क्राइटेरिया आता है वो फुलफिल करना है, ठीक है। वो ड्यूटी से अचानक पढ़ने की बात करेगा तो बवाल होगा। ये बवाल ही ले डूबा लोगों को कि महिलाओं को तो बच्चा पैदा करना है, घर का काम करना है, जो मैंने अभी स्टेज पे भी कहा। ये दोनों काम छोड़ के पढ़ने की बात करेगी तो फिर बच्चा पैदा करने के क्रम में वो तो बाधा आएगी, है ना। जैसे पुराने जमाने में मैंने सुना है कि जब अंग्रेज आते थे तो चुनते थे औरतों को बाहर बुला के कि सबसे सुंदर वाली कौन है उसको लेके जाएंगे, और वहाँ गाँव के लोगों को देना पड़ता था। यानी कि दिमाग में उस अंग्रेज को, जिसको हम लोग मॉडर्न कहते हैं, वो मॉडर्न नहीं थे, मुख से गंदे ही थे। आखिरी सवाल है, आपकी शादी हो चुकी है? संदेश, हाँ मेरी हो चुकी है बिल्कुल। तो एक चीज हम आपको नोटिस कर रहे हैं, आम महिलाएं होती है वो शादी के बाद सिंदूर करती है, लेकिन आप नहीं किए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं किए हैं शादी के बाद भी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी एक क्रांति है। मैं लोगों को, मैं अपने गेस्टर से मैं अगर शो करूं कि मैं हर वो चीज़ फिर फॉलो कर रही हूँ जो पुराने लोग ने लिख के दिया कि शादी किया तो ये करना है, शादी नहीं किया तो वो करें। वो रिचुअल्स को तोड़ने के लिए अगर मैं खुद से शुरू नहीं करूँगी तो रिचुअल्स कैसे टूटेगा? ये मैं मानती हूँ कि ये भ्रम है, फिर भ्रम है कि आप शादी की तो पायल पहनना है, आप शादी की तो वो करना है, नहीं की तो वो करना है। तो ये रिचुअल्स अगर मैं ही फॉलो करूँ तो फिर मेरी लड़ाई नहीं हुई, तो मैं अपने से लागू करना है मुझे अपनी लड़ाई को। तो ये क्रांति का एक तरीका है मेरा। एक ऐसे ही सवाल है, इसलिए किया जाता है सिंदूर, जो हस्बैंड होते हैं उनका उम्र बढ़े, आयु बढ़े, एज बढ़े, तो वो नहीं होगा। मेरे हस्बैंड तो अभी भी जिंदा है, तो उनका उम्र तो मुझे लगता है मैं नहीं करती फिर भी बढ़ेगा, आगे तक जाएगा। तो आप मतलब कोई भी तीज त्योहार करवा चौथ बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल मैं मुझे मेरा मानना है कि किसी के लिए मन में भावना विचारों में होनी चाहिए। हम कोई रिचुअल्स कर ले, मान लीजिए कि सिंदूर लगा लिए और सिंदूर लगा के कोर्ट में गए हुए तलाक के लिए हैं, तो फिर वो ढकोसला था कि नहीं था? वो ढकोसला है। नाक से लेके यहाँ तक लगाए हुए हैं और पूछे कि आप कोर्ट में क्यों आई हैं, तो बोले तलाक लेने आए, एलुमनी मांगना है पति से। तो ये ढकोसला है, ये ढकोसला को तोड़ना बहुत जरूरी है। एक चीज है कि शादी होने के बाद ये पता चल जाता है कि इस महिला की शादी हो चुकी है, ये सिंबल के तौर पे है, तो वो पता नहीं चल रहा। ये सिंबल अगर ऐसा है तो फिर पुरुषों को भी होना चाहिए था। वो तो सिंबल कुछ नहीं है। तो हम तो भाई जब हम फेमिनिस्ट है, मैं एक नारीवादी महिला हूं, तो मैं प्रूफ कैसे मांगू आपसे? जब आप तो हमें बराबर करना है, आपको हमने प्रूफ नहीं मांगा तो फिर आप भी हमसे प्रूफ ना मांगे। ये मैं गेस्टर से दिखाऊंगी मैं बिल्कुल। थैंक यू मैम, बातचीत। एक मैं मुझे मैसेज देना है आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर इंसान को इंसानियत का बल्ब जला के रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसानियत का बल्ब अब फ्यूज होता जा रहा है। हर इंसान मशीन और रोबोट बनता जा रहा है। मशीन रोबोट जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है पैसे कमाने के लिए, और इंसानियत कहीं ना कहीं मर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इंसानियत का बल्ब जलता रहे। महिलाएं ज्यादा अंधविश्वास में फंसी रहती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप तो उससे ऊपर उठ चुके हैं, कुछ भी नहीं करते। तो महिलाओं के लिए कुछ संदेश आप? महिलाओं को मैं यही कहूंगी कि ये जो भ्रम फैला के रखा गया है, ये परंपरा तोड़ने का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ। मेरे घर में सब ठीक लोग हैं, मैं कोई रिचुअल्स नहीं करती हूँ, कोई तीज पर्व नहीं करती, फिर भी सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है।
सलामत है। बिल्कुल बिल्कुल सबूत हूँ मैं खुद, मेरे घर में सब लोग ठीक है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। तो ये भ्रम पालने की कोई जरूरत नहीं, कुछ हो जाता है पाप लग जाता है। आपके हस्बैंड में प्रेशर नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं कि आप ये मैंने करो? तो मेरे ससुराल में सभी लोग करते थे, बहुत ज्यादा संघर्ष मैंने भी किया है इसको तोड़ने के लिए, बहुत संघर्ष किया है मैंने आपके हस्बैंड भी मान गए बाद सारी में। चीजों जी को? जी बिल्कुल। थैंक यू मैम।